हाय गाइस, आज हम शुरू करेंगे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग आप सबको पता है, इसमें ऑपरेटिव वर्ड आया है। इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सर्जरी, समथिंग रिलेटेड टू ओटी रूम। पेरी मीन्स इसमें आप पढ़ेंगे कि जो है पेरी में 3 फेजेस आते हैं बेसिकली, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और द पोस्ट ऑपरेटिव। सो अगर हम सिंपल टर्म्स में अगर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग को समझें तो नर्सिंग केयर that take place immediately before surgery, during surgery और after surgery। इसमें जो हमारे फेजेस आते हैं पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग फेजेस। प्री ऑपरेटिव फेज में हमारा आता है गाइस, begins when the decisions to have surgery is made and ends when the client is transferred to the operation table। तो इस फेज़ की अगर हम बात करें, सिंपल सा है कि जब पेशेंट डिसीजन बना लेता है कि मुझे सर्जरी करवानी है तो वहाँ से हमारा प्री ऑपरेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है। और जब हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं ओटी रूम में तो वहाँ पे जो प्री ऑपरेटिव फेज़ है उसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रा ऑपरेटिव फेज। इट बिगिंस व्हेन द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द ओटी रूम एंड एंड्स व्हेन द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द पैकू। मीन्स जब पेशेंट को हम ओटी रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं वहाँ हमारा जो है इंट्रा ऑपरेटिव फेज बिगिन हो जाता है। और ये एंड कब होता है? जब हम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव फेज। दिस फेज बिगिंस विद द एडमिशन ऑफ द क्लाइंट टू द पैकू एंड एंड्स व्हेन द हीलिंग इज कंप्लीट। जब पेशेंट का एडमिशन जो है पैकू मीन्स पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। और ये एंड कब होता है? जब पेशेंट की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है आफ्टर सर्जरी, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फेज। तो गाइस, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो प्री ऑप फेज क्या है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग क्या है? इट स्टार्ट विद पेशेंट डिसीजन टू हैव सर्जरी एंड एंड्स विद एंट्री इनटू द ओटी रूम। नेक्स्ट है इंट्रा ऑपरेटिव। It start with entry into the OT room and ends with admission to the recovery room. Next आता है हमारा post operative. It start with admission to the recovery room and ends with discharge from care. So this was all about the peri-operative nursing. तो आज guys हम डिस्कस करेंगे डिटेल में प्री ऑपरेटिव नर्सिंग जो है बिफोर द सर्जरी। मतलब पेशेंट में हमें क्या केयर देनी है बिफोर द सर्जरी, हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, हमें पेशेंट में क्या चीज़ें देखनी है, हमें उसके किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है पेशेंट को ओटी रूम में शिफ्ट करने से पहले। तो गाइस, आज हम जो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे आते हैं, सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास आया, हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया, वार्ड में आ गया। तो हमने सबसे पहले पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम क्या चेक करेंगे? तो हमारा आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। हम पेशेंट में चेक करेंगे कि पेशेंट के जो ब्लड एनालिसिस हैं, पेशेंट की जो खून की जांचें हैं वो क्या क्या हुई हैं, पेशेंट का सीबीसी, पेशेंट का पूरा बायोकेमिस्ट्री प्रोफाइल जिसमें हमारा आता है पूरा सीबीसी, पेशेंट में एचबी कितना है, पेशेंट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट, पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट, पेशेंट के जो शुगर की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। पेशेंट के हम जो है एक्सरे स्टडीज़ चेक करते हैं कि क्योंकि किसी भी सर्जरी से पहले चेस्ट एक्सरे या फिर मान लो सपोज़ कोई ऑर्थो का पेशेंट है, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, तो जो कंसर्न जो एक्सरे होंगे, जो रिलेटेड एक्सरे होंगे, वो हमारे केस शीट के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट का एमआरआई एंड सीटी स्कैन अगर बोला है तो वो भी पेशेंट की रिपोर्ट्स के साथ अटैच होना चाहिए। पेशेंट का ईसीजी उसमें ज़रूर होना चाहिए, पेशेंट की टिश्यू बायोप्सी होनी चाहिए, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट होना चाहिए। एंडोस्कोपी स्पेशली जिन पेशेंट में हम ईआरसीपी करते हैं, स्टेंट करते हैं, तो उन पेशेंट में हमारी एंडोस्कोपी की जाँचें होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूल स्टडी, यूरिन स्टडी। तो ये सारी जाँचें पेशेंट की केस शीट के साथ अटैच होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। तो अगर कोई भी पेशेंट, अब पेशेंट हमारा किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है। तो हमारी फिजियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट में क्या आएगा? पेशेंट की एज, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री, कि पेशेंट पहले कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, या पेशेंट की कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, पेशेंट कभी पहले हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुआ, या पेशेंट का जो है कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। तो ये सब जांचें जो है ये सब जो डाटा है, ये सब जो हिस्ट्री हम पेशेंट से कलेक्ट करते हैं।
न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड नीड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का हाइट, पेशेंट के वेट, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, अब हमें हाइट और वेट क्यों चाहिए, बिकॉज हाइट और वेट इसलिए क्योंकि सपोज अगर कोई बच्चा, अगर बच्चे की सर्जरी होनी है तो जो हम एंटीबायोटिक या जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हम डोज कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू हाइट और वेट तो हम जो है एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन इन द पेशेंट। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, ड्रग एंड अल्कोहल यूज़। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी स्टेटस। अब ड्रग एंड अल्कोहल यूज़, सपोज कोई पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है या पेशेंट ने जो है अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उन पेशेंट में भी सर्जरी जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट, कोई पेशेंट अस्थमा का नहीं है, सीओपीडी का नहीं है, या कोई पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, तो ये हिस्ट्री भी पेशेंट में इम्पॉर्टेंट है। यानी कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस मीन्स पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट की डिजीज़ तो नहीं है, पेशेंट हिपैटिक और रीनल फंक्शन मीन कोई सीकेडी का पेशेंट तो नहीं है, तो ये सारी जो हिस्ट्री है ये पेशेंट में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा एनी प्रेजेंस ऑफ ट्रॉमा। नेक्स्ट एंडोक्राइन फंक्शन मीन्स पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट हाइपोथायराइड या फिर हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट तो नहीं है, पेशेंट कोई डायबिटिक या फिर थायरोक्सिन की मेडिसिन पे नहीं है, या एनी प्रीवियस मेडिकेशन थेरेपी, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी पेशेंट में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब आपको पता है गाइस, कोई भी पेशेंट आता है तो पेशेंट इवन उसके रिलेटिव जो फैमिली मेम्बर्स है दे आर वेरी एंशियस कि सर्जरी है, सर्जरी कैसे करेंगे, क्या करेगा, कौन करेगा, कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी, बेहोशी जो है कैसे दी जाएगी, हमें दर्द तो नहीं होगा, तो ये सारे जो फियर फैक्टर हैं, ये सारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये पेशेंट के माइंड में आते हैं। तो हमारा जो हम क्या क्या असेस करेंगे पेशेंट के एक साइकोलॉजिकल स्टेट में, फियर ऑफ द अननोन, fear of death, fear of anesthesia, concern about time, job and support from the family, spiritual belief, cultural values and belief and fear of pain। तो ये सारे जो असेसमेंट है हम एक पेशेंट में करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट हम पेशेंट को काउंसल करेंगे, हम पेशेंट्स के डाउट क्लियर करेंगे रिगार्डिंग द डिजीज, रिगार्डिंग द सर्जरी, रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट गाइज किसी भी सर्जरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंसेंट क्या होता है बेसिकली, कंसेंट क्या है कि सर्जरी जो पेशेंट की मर्जी से हो, सर्जरी अगर मान लो पेशेंट एक माइनर है, बच्चा है, तो उन केसेस में हमें उसके पेरेंट्स का इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, और ये वर्बली नहीं, दैट इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी साइन, वो साइन होना चाहिए। सपोज अगर कोई पेशेंट जिसको साइन नहीं आते, जो अनपढ़ है, तो हम उसका जो है थंब इम्प्रेशन भी कंसेंट फॉर्म पे लेंगे। तो वी शुड असर्टेन दैट द कंसेंट फॉर्म हैज़ बीन साइंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। नेक्स्ट है कंसेंट। अब है कंसेंट हमें किन किन सर्जरीज में रिक्वायर होता है। कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, फॉर एनी बायोप्सी, फॉर एनी साइटोस्कोपी, फॉर द पैरासिंथेसिस प्रोसेस, procedure requires sedation or anesthesia, procedure involving radiation, or if patient is minor consent should be signed from the family member। तो गाइस हमें सब पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी सर्जरी में या किन किन इन्वेजिव प्रोसीजर्स में या किन किन प्रोसीजर्स के पहले हमें कंसेंट जो है पेशेंट से या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर से, या फिर माइनर है तो उसके पेरेंट्स से हमें साइन करवाना चाहिए। सो नेक्स्ट आता है गाइस प्रिपेयरिंग द बाउल फॉर सर्जरी। अब पेशेंट एडमिट हो गया है, पेशेंट की सारी प्रिपरेशन हो रही है, तो बिफोर सर्जरी मीन्स एट द नाइट ऑफ बिफोर सर्जरी हमें पेशेंट का बाउल प्रिपरेशन होना चाहिए। बाउल मीन पेशेंट जो मोशन है वो इजीली पास होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ ऑर्डर्ड प्री ऑपरेटिवली एडमिनिस्टर इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक द एंटीबायोटिक्स और अ क्लिनजिंग एनीमा और लग्जेटिव द इवनिंग बिफोर सर्जरी। मीन्स हमारी कुछ जैसे हेमरॉइड की सर्जरी है, फिस्टुला की सर्जरी है, या फिर कोई भी सर्जरी है, और अगर हमें उसमें प्रिस्क्राइब किया है कि पेशेंट को बिफोर द नाइट ऑफ सर्जरी पेशेंट का जो है बाउल क्लियर करना है और एनीमा का इंस्ट्रक्शन है, या फिर एनी लग्जेटिव लाइक सिरप लैक्टोलोज, तो हमें वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। और नेक्स्ट डे भी हमें मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। मीन्स पेशेंट का जो बाउल है वो एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, कई पेशेंट्स होते हैं जो ओटी टेबल पे ही जो है उनका स्ट्रेस की वजह से जो है मोशन वहाँ पे पास हो जाता है।
नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग पेशेंट बिफोर सर्जरी। प्रिपेयरिंग पेशेंट बिफोर सर्जरी मीन्स पेशेंट अब एट द मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी, जिस दिन सर्जरी है सुबह पेशेंट को बोलना है कि जब हम उसे प्री मेडिकेशन देंगे मीन्स एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज या फिर एंटीमाइटिक, हम जब भी पेशेंट को देंगे तो उससे 1 घंटे पहले पेशेंट को उठ के जो है ड्रेसअप हो जाना है। पेशेंट को हम गाउन देंगे प्रिपेयर होने के लिए। पेशेंट के जो है हेयर उसको अच्छे से टाई अप करने के लिए बोलेंगे, अगर लॉन्ग हेयर तो उसको ब्रेड बनाने के लिए बोलेंगे। और पेशेंट के हेयर को प्रॉपरली जो है कैप से कवर करना है। कोई भी ज्वेलरी पेशेंट के शरीर पे नहीं होनी चाहिए। हमें जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस है जो ऑर्डर की गई हैं वो पेशेंट्स को देनी है। जैसे कुछ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं तो जो प्री एनेस्थीसिया जो चेकअप होता है वो हमें केयरफुली चेक करना है। पेशेंट जिसमें ये लिखा होता है कि पेशेंट फिट फॉर सर्जरी, तो उसमें हमें ऑर्डर दिए होते हैं कि अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट का कंटिन्यू करना है या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ऑन द डे ऑफ द सर्जरी हम मॉर्निंग में एक ब्लड शुगर रैंडम हम पेशेंट का चेक करके भेजते हैं। सो ये था हमारा प्रिपेयरिंग बिफोर सर्जरी। अब हमें पेशेंट के सारे जो है सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली। पेशेंट का जो है ऑन द डे ऑफ द सर्जरी हमें पेशेंट के वाइटल्स भी हमने रिकॉर्ड करने हैं। पेशेंट के हमने जो चेकलिस्ट एक जो होती है पेशेंट के उस पर हमने वाइटल्स लिख देने हैं। पेशेंट का हमने जहाँ पे उसका एंटीबायोटिक टेस्ट किया है आम पे वहाँ पे वो मेंशन करना है, उस पर लिख देना है विद डेट एंड टाइम कि हमने पेशेंट का एंटीबायोटिक जो है एडमिनिस्टर किया है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी रिपोर्ट्स और सारे चार्ट्स के साथ हमने जो है पेशेंट को शिफ्ट कर देना है। जब अगर पेशेंट ऑन कॉल है तो ओटी से जब कॉल आता है तब हमने पेशेंट को भेज देना है, या फिर यूजुअली अगर मान लो रूटीन अगर ऑपरेशन है तो हम यूजुअली 7:30 और 8 o'clock जो भी हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है अकॉर्डिंग टू दैट हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है गाइज, अगर मान लो फीमेल पेशेंट है तो शिफ्टिंग करते वक्त फीमेल अटेंडर शुड बी देयर। ये चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर जो अगर कोई भी इसमें लापरवाही होती है तो ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर हम एक सिंपल टर्म्स में इन चीज़ों को समझें कि हमें किन किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है जब भी हमारी प्री ऑपरेटिव नर्सिंग की बात आती है या प्री ऑपरेटिव फेज़ का बात आता है, तो अगर हम मेन पॉइंट्स के लिए अगर किसी चीज़ को समझें तो हमारे मेन पॉइंट्स जो आएंगे, करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, एनी स्मोकिंग और अल्कोहल हिस्ट्री, any psychological preparation, consent form should be signed, patient should be NPO। यूजुअली जो हमारी रूटीन जो सर्जरी होती हैं उसमें हम बोलते हैं कि बिफोर द नाइट ऑफ द सर्जरी 10 बजे के बाद पेशेंट को कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। पेशेंट शुड बी इन गाउन बिफोर शिफ्टिंग टू द ओटी। हम पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट का आईडी बैंड, पेशेंट का जो है पूरा आइडेंटिफिकेशन वो हम प्रॉपर जो है लेबल करके भेजते हैं। पेशेंट के शरीर पे कोई ज्वेलरी नहीं होना चाहिए। पेशेंट को जस्ट बिफोर शिफ्टिंग टू द ओटी पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। प्री ऑप मेडिकेशंस देते हैं। साइड रेलिंग, बेड शुड बी अप जब भी हम कोई एंटीबायोटिक डोज दे रहे हैं, क्योंकि सपोज अगर हमने कोई एंटीबायोटिक दिया और पेशेंट को कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ तो पेशेंट को ईजिली मैनेज करने के लिए, पेशेंट को कोई इंजरी ना हो, हम जो है यूजुअली साइड रेलिंग अप कर देते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लेंस शुड बी रिमूव्ड, एनी डेंचर्स शुड बी रिमूव्ड, नेल पेंट शुड बी रिमूव्ड। हम नेल पेंट क्यों रिमूव करते हैं? इन चीज़ों से क्या जो है अफेक्ट पड़ता है? बिकॉज SpO2 मॉनिटर करने के लिए अगर नेल पेंट होगा तो जो है इजीली SpO2 मॉनिटर नहीं होगा। नेक्स्ट, वाइटल मॉनिटर्स within 4 hours of surgery or 30 minutes before surgery should be mentioned on the patient chart. नेक्स्ट आते हैं pre-op lab workup should be attached to the patient case sheet. Abnormal lab values should be highlighted. Skin preparation of the patient should be there or the pre-medication workup which is prescribed. So अब आता है हमारा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। अब हम नर्सिंग केयर की बात कर रहे हैं तो जाहिर है गैस हम यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस की भी बात करेंगे। तो हमारे जो मेन डायग्नोसिस बनेंगे, फर्स्ट है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द प्रोसीजर। अब कोई भी पेशेंट आते हैं, सर्जरी होती है तो सर्जरी के रिगार्डिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ डाउट रहते हैं, तो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा? नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द प्रोसीजर रिलेटेड टू द सर्जरी। तो ये हमारा होगा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमारा गोल क्या होगा? बेसिकली टू प्रोवाइड नॉलेज टू द पेशेंट।
अब इंटरवेंशन क्या होगा इसमें, एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द पेशेंट और द रिलेटिव और द फैमिली मेम्बर, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन फॉर द पेशेंट। तो जो भी पेशेंट के डाउट होंगे वो हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी रिलेटेड टू रिजल्ट ऑफ सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो पेशेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पेशेंट के माइंड में एक एंजाइटी लेवल रहता है कि जो है मेरी सर्जरी कैसे होगी, क्या होगी, कितना टाइम लगेगा, पेन होगा, एनेस्थीसिया कैसे देंगे, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पेशेंट के माइंड में रहते हैं। तो हमारी इंटरवेंशन क्या होगी, काउंसल द पेशेंट, एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू रिलीव एंजाइटी एज डॉक्टर ऑर्डर। तो बिफोर द नाइट ऑफ द सर्जरी जो भी वहाँ प्री मेडिकेशंस लिखी रहती है नाइट में देने के लिए, वो हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अब हमारा ये था हमारा प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। हमने पेशेंट्स आया, पेशेंट के क्या क्या चेक किए, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया। तो गाइस इन चीज़ों के बेस पे जब भी हमारे पास कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल अटेंडर शुड बी देयर। और जब पेशेंट को हम ओटी में शिफ्ट करते हैं यूजुअली, तो जो है वहाँ पे फैमिली मेम्बर शुड बी देयर इन केस कुछ भी इमरजेंसी क्रिएट होती है, या फिर जो है कोई भी अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आती है तो फैमिली मेम्बर शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द ऑपरेशन। और एक चीज़ इसमें मैं बताना भूल गई गाइस कि कोई भी जैसे मेजर सर्जरी होती है, हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है ब्लड डिमांड भी करते हैं। मतलब इन केस अगर पेशेंट को ऑपरेशन के ड्यूरिंग अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्टैंड बाय में ब्लड डिमांड रखना चाहिए। वो उन केसेस में जिसमें हमें डॉक्टर पहले से एडवाइस कर देते कि डिमांड 2 होल ब्लड और 2 पॉइंट PRBC, तो हमें ब्लड बैंक में पहले ही ब्लड डिमांड रेडी करके रख देना चाहिए। सो गाइज आज हमने प्री ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में पढ़ा, उसकी केयर कैसे करनी है, पेशेंट आएगा तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो होपफुली आप लोगों को ईजिली समझ में आ रहा होगा। आप इस टॉपिक में अगर कोई जो है कसर रह गई है या फिर आप लोग अपनी कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस, आप अपनी राय आप लिख सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।